जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए ईवीएस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर ई, जो साथी बीमार हो उसका ध्यान रखना। सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी में ऐसा दिया हुआ है, ये सी और ई। पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है। पर्वतारोहण उन लोगों द्वारा किया जाता है जो व्यापक रूप से शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। इसके अलावा पर्वतारोहण एक सामूहिक क्रिया है जिसमें ग्रुप लीडर होते हैं और जिनके निम्न कार्य होते हैं। ग्रुप लीडर को ग्रुप के पीछे चलना, यानी कि ग्रुप लीडर हमेशा पीछे चलेगा। ग्रुप के सदस्यों को सामान ले जाने में सहयोग करना। ग्रुप के सदस्यों को चढ़ने में मदद करना। ग्रुप के सदस्यों के थक जाने पर रुकने के लिए सही जगह ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ग्रुप के सदस्यों के बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना। ग्रुप के सदस्यों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया है जो नीचे दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। ऐसा तो नहीं है। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल खाड़ी के तटवर्ती हैं। ऐसा भी नहीं है। गोवा बंगाल के खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। ऐसा भी नहीं है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा यह है कि महिलाओं के विषयों से संबंधित है। लिंग एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द एवं सामाजिक ढांचा, यह व्यक्ति के लिए संबंधित नहीं है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित होते हुए ये समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी यानी कि नर और औरत मादा को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक रचना होती हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन है। फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, राजस्थान के गांवों में लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। ऐसा भी नहीं है। तो जिस विकल्प में ये और सी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये और सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीस ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। कौन थी, कर्णम माहेश्वरी। ग्रीस ओलंपिक 2000 में वेटलिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम माहेश्वरी हैं। कर्णम माहेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं।
इनका जन्म वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कर्णम महेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारत प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इनको वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को। ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्रांज यानी कि कांसा से विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रांज का उपयोग करते थे। हाँ, ये सही हो जाएगा। ब्रांज का रंग चमकीला पीला होता है, ऐसा तो नहीं होता। ब्रांज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। डी में क्या है? ब्रांज को बनाने के उपयोग किए जाने वाले तत्व या धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये और डी सही हो जाएगा। ये और डी किस में दिया है? विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है ये और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। परिवार का एक सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्तियों का एक क्रम पाया जाता है और सभी का एक उद्देश्य हेतु परस्पर सहयोगात्मक कार्य करते हैं। परिवार में बालक जन्म लेता है और उसी में उसका अंत भी हो जाता है। परिवार का अन्य नाम पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा का केंद्र और पूर्व स्कूल भी है। परिवार में ही बालक समाजीकरण का पहला पाठ सीखता है तथा एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गोटुर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी कबूतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। हाँ, ये सही है। किसी छत्त में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये भी सही है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और डी पे क्या लिखा है? नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। ऐसा भी नहीं है। तो विकल्प नंबर जिसमें ये और बी दिया होगा वही सही हो जाएगा। तो ये और बी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। खेल कूद का लक्ष्य क्या नहीं है? जीतना। इसका लक्ष्य क्या क्या होता है? संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं को विकसित करना, मानसिक सतर्कता का वो करना, भावनात्मक परिपक्वता को विकसित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर कितने % ताजे जल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2.7%। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत 2.7% है। इसके अलावा 97.3% जल महासागरों में है जो खारा है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाया जाता है? किससे बनाते हैं? लौकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करना है। क्या है? आत्म प्रतिबिंब, ये भी सही होगा।
सहकर्मी आकलन, ऑप्शन बी भी सही होगा। और रचनात्मक पथपुष्टि, ऑप्शन डी भी सही होगा। तो ये बी और डी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईबीएस के पाठचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। कौन सा शामिल होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वो क्या है? पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन की वो विधि है जिसमें बालक के प्रत्येक दिन के व्यवहार का एक कार्मिक अध्ययन करके उसे नोट किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसी पोर्टफोलियो का अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या कर दी जाती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में निम्न जानकारी भी प्राप्त होती हैं। कौन कौन? इसकी सहायता में पारिवारिक जानकारी मिलती है, कला एवं खेल से संबंधित जानकारी मिलती है, बालक के साथ शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? कौन सा बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से पर्यावरण सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करने में मदद करता है तथा साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षार्थियों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ता है तथा उनके परिवेश की खोज करना और उनसे जुड़े पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसमें आंसर हो जाएगा, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। बी में देख लीजिए क्या लिखा है। बी में लिखा है पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। सी में क्या है? विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। सबसे उपयुक्त आंसर ये होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण विषय वस्तु बाल केंद्रित है जिसमें बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। थीम या पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को, यानी कि आपको बताना कि विद्यार्थियों को क्या मदद मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों में से संबद्ध करने में मदद मिलेगी। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबद्ध करने में मदद मिलेगी तथा बच्चों का अधिगम प्रभावी भी होगा। पौधे विषय यानी थीम को क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चे बहुत सारे पौधों और उनके अंगों का आकलन करते हैं।
बच्चों को पार्क में लगे पौधों को छूकर अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षक पौधे के प्रत्येक भाग और उसके कार्यों को वास्तविक पौधा दिखाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा कर विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? आपको बताना है। ऑप्शन को देख के जयंती क्या कर रही है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना। ऐसा तो कोई उद्देश्य ही नहीं, ऐसा तो कुछ कर नहीं रही है। कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करना, हाँ ये जरूर कर रही है। अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, ऐसा भी कुछ नहीं है। अवलोकन पर चिंतन तर्क का प्रयोग करना, यानी कि जिस विकल्प में बी और डी दिया होगा वही आंसर सही होगा। बी और डी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं ये तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता, नहीं तुम दोनों गलत हो, ये तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? तो विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। दिए गए प्रश्न के उपरोक्त कथन में इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या संज्ञानात्मक उद्देश्य के विकास को सूचित करता है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को किसी व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई लोग ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण का उल्लेख करते हैं, जिसकी उत्पत्ति 1950 के दशक में बेंजामिन ब्लूम और सहभागियों द्वारा की गई थी। उदाहरण, किसी ग्रह के विवरण को देखते हुए छात्र उस ग्रह की पहचान करने में सक्षम होंगे, जैसा कि मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रदर्शित किया गया है। ब्लूम संज्ञानात्मक अधिगम की कई श्रेणियां का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अनुभवजन्य, एक्सपीरियंशियल। अनुभवजन्य पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन या भागीदारी के माध्यम से प्रभावित होने या ज्ञान प्राप्त करने का तथ्य तथा स्थिति शामिल होती है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को प्रभावित करने के लिए अस्थायी, एक दिशा, विषयक तथा वस्तुनिष्ठ उपयुक्त नहीं है। पर्यावरण के अध्ययन में अनुभवजन्य इंद्रियां अवलोकन, प्रलेखन या किसी विशेष प्रतिमान के माध्यम से प्राप्त जानकारी को अनुभवजन्य कहा जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति का एक केंद्रीय हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? केंद्रीय हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन क्या है? सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान, ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरे विकल्प में क्या है? बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना।
हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सी में क्या है, बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सहमुखता की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। ये तो होगा नहीं, तो यानी कि बी और सी जिस विकल्प में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बी और सी, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सही कथन या कथनों को चुनिए। एनसीएफ 2005 कक्षा फर्स्ट से थर्ड तक ईबीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है, ऐसा तो कदाप नहीं करता है। ईबीएस थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए बताता है एनसीएफ 2005। बी में क्या है, कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी में क्या है, कक्षा 1 और 2 में ईबीएस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ईबीएस वो विषय है जो केवल फोर्थ और फिफ्थ में को पढ़ाई जाती हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी सही होगा। तो विकल्प नंबर बी केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा कक्ष के मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्र में प्रारंभ होता है। संप्रत्यय का मानचित्रण कहाँ से प्रारंभ होता है, क्लास नंबर 3 से। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विषय परिवार और एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि क्या हो, इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रकट संबंध है। विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। बी में क्या है वो भी देख लें, उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, पहला और दूसरा बी भी। सी में क्या है, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अव्यवस्थित किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी में क्या है, विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। ये तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो यानी कि ये बी सी जिस विकल्प में दिया होगा वही सही होगा। ये बी सी किस में दिया है, विकल्प नंबर ये में ही दिया हुआ है। विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि इस विशेष पर बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है तथा उन्हें एक समग्र एवं संकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके और उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अव्यवस्थित किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विषय परिवार एवं मित्र बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है ताकि वो अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम में जोड़ सकें। फ्रेंड, आप सभी इस तरह का वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करिए, खुद करिए, अपने दोस्तों में कराइए। आप अच्छा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।